सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। तो अब आ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। देखो, अपना दूसरा अध्याय चल रहा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम इसकी तीसरी क्लास को पढ़ रहे हैं। एक दल के प्रभुत्व के दौर की तीसरी क्लास आज चलेगी। तो हो जाओ तैयार, रेडी हो जाओ, जुड़ जाइए सब लोग। रेगुलर क्लासें आ रही हैं। देखो, एक दल के प्रभुत्व का दौर चल रहा था, है ना। ये अपना हो चुका है, आगे चलते हैं अपन। ये हो गया, चुनौतियां हो गई। 6 चुनौतियां थी। भारतीय संविधान का निर्माण, अंतरिम सरकार, भारतीय चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के कार्य देख लिए। प्रथम आम चुनाव 1952 को देख लिया। प्रथम चुनाव आयोग की समस्याओं को देख लिया। ये कथन थे दो, उनको भी देख लिया। प्रथम आम चुनाव के परिणाम, ये परिणाम थे 364 सीटें 16 सीपीआई को मिली है, 364 कांग्रेस को मिली है ना। निष्पक्ष और चुनाव, कुछ आलोचकों के मुंह बंद हो गए कि इन्होंने क्या कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स को देख लेंगे। भारतीय दूसरा आम चुनाव 1957 में होता है। ये हमने दूसरी सेकंड क्लास में कर लिया, ये है ना। सेकंड क्लास में कर लिया, ये भी हो चुका है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत भी हो चुकी है, कंप्लीट, है ना। 126 सीटों में से 60 सीटें प्राप्त हुई थी। और ईएमएस नमूदिवाद प्रथम गैर कांग्रेसी क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ आप अच्छे से इनको देख लेंगे अच्छे से। भारत में तीसरा आम चुनाव भी हम देख चुके हैं 1962 में, है ना। और कांग्रेस को मिलती है 361 सीटें और सीपीआई को 20 सीटें, ठीक है। मतदान के बदलते तरीके, तीनों तरीकों को पिछली क्लास में डिटेल से देखा है, पार्ट 2 में बिल्कुल डिटेल से तीनों को कैसे क्या मैंने समझाया है डिटेल से। तो ठीक है, इनको देख लेंगे। ये मतदान पेटी का प्रयोग कैसे किया गया है, मतपत्र का प्रयोग कैसे किया गया है, अच्छे से देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 2004 के बाद में रेगुलर प्रयोग शुरू हो चुका है, इसको भी आप देख लेंगे। अन्य देशों अन्य देशों में एक पार्टी प्रभुत्व को देखा। क्यूबा सीरिया में कैसे स्थापित हुआ, म्यांमार में कैसे, इंडिया में कैसे, बेलारूस में कैसे। वैसे ही भारत में लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी प्रभुत्व स्थापित हुआ है और कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति के कारण आज का जो अपनी पार्ट 3 है ना, आज वाली क्लास है, वो आज यहां से शुरू होगी। आगे जो आप हेडिंग लगाओगे, है ना, वो लगाएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति के कारण। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा, ये बात यहां बताई गई है कि कांग्रेस का वर्चस्व क्यों रहा। ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। कांग्रेस एक पार्टी ही कांग्रेस रही जिसका वर्चस्व रहा और वो रेगुलरली जीत रही है। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी क्यों बनी जिसकी प्रकृति के क्या क्या कारण रहे हैं। देखो, सबसे पहला जो कारण रहा है प्रभुत्व का, वो रहा है करिश्माई नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व का मतलब होता है अच्छा नेतृत्व, है ना। अच्छा नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व किया गया, है ना। देखते हैं एक बार कैसे। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यहां में आएगा, सही है। कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही प्रभावशाली नेतृत्व करता रहे, जिनमें से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यहां पर देखो, करिश्माई नेता किसे बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति में सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। यह प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय राजनीति में सबसे करिश्माई राजनेता कौन थे, तो करिश्माई राजनेता कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, इसलिए कांग्रेस प्रभुत्व रहा। तो पहला जो कारण है वो है करिश्माई नेतृत्व, मतलब अच्छा नेतृत्व रहा कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। आप अच्छे से नोट्स बना लोगे और हमारा जो चैनल है, अपना जो चैनल है केडी क्लासेज वाला, उसको आप सब्सक्राइब करोगे, है ना। क्लास तो ले रहे हो आप लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं लाइव क्लास डालूं, ठीक है। देखो, ये हो गया पहला कारण, करिश्माई नेतृत्व, ठीक है। आगे चलते हैं। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो इनको, है ना। ये हेडिंग लगा लेना, फिर नंबर 1 लगा के ये पूरा डिटेल्स लिख लेना, है ना। बड़ा प्रश्न आएगा तो हमें ये डिटेल्स लिखनी ही होती है। आगे चलते हैं। कांग्रेस का एक सुसंगठित, देखो, कांग्रेस का एक सुसंगठित पार्टी के रूप में होना। दूसरा जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, वो दूसरा कारण क्या है,
कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी थी। कांग्रेस सुसंगठित का मतलब हो गया एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी सबको। इनकी रणनीति ऐसी होती थी कि और पार्टियां कुछ सोच रही होती तब तक तो यह अपना कार्य शुरू कर देती थी, ऐसी पार्टी थी कांग्रेस। तो एक सुसंगठित का मतलब हो गया सही से संगठित, एक साथ संगठित पार्टी थी। देखो कैसे। दूसरा जो कारण है, कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी क्योंकि अन्य दल अपनी चुनावी रणनीति सोच रहे होते थे और कांग्रेस अपना चुनावी अभियान शुरू कर देती थी। इसका मतलब एक सुसंगठित पार्टी रही है। वर्तमान में कुछ अलग देखने को मिलता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो शुरुआत के 1952 के पहले आम चुनाव, 1957 के दूसरे आम चुनाव और 1962 के तीसरे आम चुनाव की बात कर रहे हैं, है ना। तीनों आम चुनावों की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं? 364। यहाँ पे कितनी मिलती है? 371 सीटें। और 1962 में 361 सीटें प्राप्त होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त कांग्रेस को होती है, इसलिए कांग्रेस का वर्चस्व रहता है। और वर्चस्व क्यों रहा वो हम देख रहे हैं। पहला जो वर्चस्व देखा वो करिश्माई नेतृत्व की वजह से रहा। दूसरा जो देख रहे हैं वो कांग्रेस का एक सुसंगठित पार्टी के रूप में होना, ये हम देख चुके हैं। तीसरा जो कारण है वर्चस्व का कांग्रेस का, वो है कांग्रेस का गठबंधन स्वभाव के रूप में होना। गठबंधन का मतलब होता है जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला स्वभाव रहा है। कांग्रेस गठबंधन स्वभाव के कारण ही अनेक गुटों के साथ सहनशील थी, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली थी। ठीक है। तो इसीलिए भी कांग्रेस का वर्चस्व रहा कि सभी गुटों को, मतलब सभी दलों को साथ लेकर चलने वाली थी। आगे चलते हैं। नंबर 4, कांग्रेस का सर्वसमावेशी के रूप में होना। कांग्रेस का प्रभुत्व इसलिए भी रहा कि कांग्रेस सर्वसमावेशी थी। सर्वसमावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, है ना। सबको साथ लेकर चलना, साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, चलने वाली पार्टी थी ये। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। आप इन 4 कारणों को अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। यह लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको काट देंगे आप। ठीक है। कांग्रेस। आगे आ जाओ। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को होती है। ये याद कर लेना, पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 को होती है। ये नोट करके लिखाया हुआ है, तो इसकी ये डेट, एग्जैक्ट डेट याद कर लेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है। 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, आगे चलते हैं। केडी क्लासेस को ज्वाइन करो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस का एक सामाजिक गठबंधन के रूप में होना, ये आप हेडिंग लगा लो। नई हेडिंग रहेगी, कांग्रेस का एक सामाजिक गठबंधन के रूप में होना। क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस का सामाजिक गठबंधन के रूप में होना। फिर एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कांग्रेस का विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में होना। तो ये दो अलग अलग तरीके के प्रश्न है। यहाँ सामाजिक गठबंधन की बात हो रही है और यहाँ आगे की मैं बात करूं तो विचारधारात्मक गठबंधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस का सामाजिक गठबंधन। ठीक है, प्रश्न आएगा सीधा, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में पार्टी थी, संक्षिप्त में समझाइए, ऐसे प्रश्न करके आएगा। तो सामाजिक गठबंधन का मतलब हो गया किसी समाज से जुड़ी हुई पार्टी है ये, और समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें गरीब, मजदूर, अमीर, उच्च निम्न जातियों सबको साथ लिया गया है, इसलिए कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में थी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ये हेडिंग रह जाएगी। आगे देखते हैं। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन के रूप में थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्गों जैसे किसान, उद्योगपति, मजदूर, गरीब, अमीर, उच्च, निम्न जातियों को अपने दल में जोड़ा था। मतलब सभी पार्टियों, सभी लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को, जिसमें किसान, उद्योग, मजदूर, गरीब, अमीर, उच्च निम्न जातियां, सभी को अपनी पार्टी में जोड़ लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन के रूप में अस्तित्व में आई। ये आप अच्छे से देख लेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली थी, जिसमें
उद्योगपति, मजदूर, गरीब, किसान, निम्न उच्च वर्ग जातियां सभी थी, इसलिए कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में देखने को मिली या थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी विचारधारा क्या है? कांग्रेस का विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में होना। देखो इधर जो दूसरी विचारधारा रही है कांग्रेस की, वो रही है विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, मतलब सभी विचारधाराओं को, सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलती थी, है ना। देखो कैसे, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में भी थी, क्योंकि कांग्रेस सभी विचारधाराओं जैसे उदारवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, गरमपंथी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी, वामपंथी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। यहां कहा गया है कि कांग्रेस सभी विचारधाराओं को अपने में समाहित कर रखी थी और सभी को साथ लेकर चलती थी, इसलिए कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में भी अस्तित्व में आई। अर्थात मैं यहां लिख सकता हूं कि सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस प्रणाली किसे कहा गया है ना। कांग्रेस प्रणाली, देखो कांग्रेस प्रणाली किसे है, किसे कहा गया है। कांग्रेस प्रणाली को देखेंगे। कांग्रेस ने चुनाव के पहले दशक में शासक दल को कहते हैं पक्ष दल, है ना, पक्ष दल एवं विपक्ष दल की भूमिका निभाई, इसे ही कांग्रेस प्रणाली कहा गया है। अर्थात मैं सीधे शब्दों में कहूं तो कांग्रेस के कांग्रेस के द्वारा शुरुआती जो पहला दशक था, पहला दशक का मतलब हो गया, मैं बात करूं 1952 और 1957 के आम चुनाव में, है ना। वैसे तो तीनों की बात करूंगा मैं, 1957 और 1962 के आम चुनाव की भी बात करूंगा मैं, ठीक है। इन तीनों आम चुनाव में पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाई, की भूमिका, है ना। पक्ष और विपक्ष की का मतलब हो गया कि विपक्ष में बैठने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सर्वाधिक सीटें किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस को यदि सर्वाधिक सीटें मिल रही है तो फिर पक्ष में और विपक्ष में दोनों में कौन बैठा, कांग्रेस ही बैठती है, ठीक है। अब कांग्रेस ही दोनों पक्ष और विपक्ष का मतलब दोनों में कांग्रेस बैठती है, तो फिर इसी को क्या कहा गया, कांग्रेस प्रणाली कहा गया, है ना। कांग्रेस का पक्ष और विपक्ष में होना ही कांग्रेस प्रणाली कहलाया, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसी पार्टी थी नहीं जो विपक्ष में बैठ जाए, क्योंकि किसी को बहुमत मिला ही नहीं, सीटें मिली नहीं थी। तीनों आम चुनाव में किसी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो विपक्ष में बैठ सके, तो इसलिए मतलब जितने भी कांग्रेस सदन में बैठ रही है तो उसमें सभी को कांग्रेस की ही, सभी लोग कांग्रेस के हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका ही निभाई, इसे ही क्या कहा गया, कांग्रेस प्रणाली कहा गया। अच्छे से देख लेंगे, शासक दल को पक्ष दल कहते हैं, विपक्ष दल की भूमिका निभाई, इसे ही कांग्रेस प्रणाली कहा गया। प्रश्न पूछा जाता है बार बार, कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप देख लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। कांग्रेस का अन्य गुटों के साथ संबंध, कांग्रेस का अन्य गुटों के साथ संबंध देखो क्या है, कांग्रेस ने अन्य गुटों के साथ कैसे संबंध रखे हैं वो देखते हैं। कांग्रेस अपने गठबंधन स्वभाव के कारण अन्य गुटों के प्रति सहनशील थी, मतलब जो अन्य गुट का मतलब हो गया दल, अन्य दलों की बात हो रही है यहाँ पर, अन्य दलों के साथ सहनशील थी। कांग्रेस को विभिन्न समूह वाले गुट के नाम से भी जाना जाता था, विभिन्न समूह को मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला दल भी कहा जाता था कांग्रेस को, तो ये संबंध रहा है। विपक्षी दलों का उद्भव, क्यों विपक्षी दलों का उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ और उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई, ये हम देखते हैं। विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही है ना। पहले तीन आम चुनाव में विपक्षी दलों का अस्तित्व नाम मात्र का था, यह हमने देखा भी था कि सिर्फ एक ऐसी पार्टी थी सीपीआई, कौन सी पार्टी थी, सीपीआई, जिसे 16
27 और 20 तीनों आम चुनाव में, ये 1952 में, ये 1957 में और ये 1962 में, तीनों आम चुनाव में ऐसे करके सीटें मिली इनको, है ना। 16 मिली, है ना, 27 मिली, 20 मिली, लेकिन इसके अलावा कोई दल ऐसा था ही नहीं कि उसको और सीटें मिले। तो इसका मतलब अस्तित्व क्या था, नाम मात्र का था, बाकी कांग्रेस का ही रहा है। फिर भी इन दलों ने, मतलब जो भी कुछ दल थे छोटे मोटे आए थे, बहुत से दल ने भी भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा और रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न आएगा विपक्षी दलों का उद्भव बताइए। तो विपक्षी दलों का उद्भव शुरुआत में नाम मात्र का था, लेकिन फिर भी इन दलों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा। कांग्रेस की मनमर्जी, ऐसे कि कांग्रेस मनमर्जी करे, एक अकेली कांग्रेसी, ऐसा नहीं होने दिया, कि थोड़ा बहुत तो अस्तित्व रखा ही। ठीक है, तो ये हेडिंग लगा के इसको अच्छे से देख लेंगे। आगे चलते हैं। विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही है। ये विपक्षी दल का मतलब हो गया पक्ष दल, तो जो शासन कर रहा है। तो इस समय पक्ष दल जो था वो तो था कौन, कांग्रेस, है ना। पक्ष दल क्या था, कांग्रेस था। तो विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही, कि विपक्षी दलों ने क्या किया वो देखते हैं। विपक्षी दलों ने अनेक राजनेता तैयार किए। कि विपक्षी दल वैसे तैयार तो करेंगे ही अनेक राजनेता, कि कांग्रेस के विरुद्ध लड़ सके अच्छे से। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा। शासक दल का मतलब जो कांग्रेस है उस पर अंकुश रखा, कि चाहे कमी नाम मात्र का अस्तित्व क्यों ना हो, पर अंकुश बनाए रखा, दबाव बनाए रखा कांग्रेस पर, है ना। विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी के शक्ति संतुलन में बदलाव लाया, कि ऐसे नहीं मनमर्जी करने दे, मनमर्जी नहीं करने दिया, चाहे नाम मात्र का अस्तित्व ही क्यों ना हो विपक्षी दलों का, लेकिन इन्होंने संतुलन बनाए रखा पक्ष दल पर। मतलब कि कांग्रेस पार्टी पर क्या बनाए रखा, संतुलन बनाए रखा। अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, केडी क्लासेज बाई केडी सर के नाम से, आप जैसे ही सर्च करोगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और अपना चैनल यूट्यूब, मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, कि अपना यूट्यूब जो चैनल है वो है केडी क्लासेज, केडी क्लासेज 11 लास्ट में। इसको आप कैसे भी करके शेयर करो, है ना, और सब्सक्राइब करवाओ। बस जितना ज्यादा सब्सक्राइब कराओगे उतनी जल्दी ही आपकी रेगुलर क्लासें आएगी। ठीक है, आपका आभार रहेगा। आगे चलते हैं। प्रमुख राजनीतिक दल, हम कुछ राजनीतिक दलों को देख लेते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक दल है और कहां से कैसे क्या प्रश्न बनता है। देखो, पहला जो राजनीतिक दल है वो समाजवादी पार्टी। कौन सा है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी। क्या कहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी। आ सकता है सोशलिस्ट पार्टी भी, या फिर हिंदी में आएगा तो समाजवादी दल आएगा। देखो इसमें एक बार इसको देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। देखो यहां लिख देता हूं मैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, कांग्रेस तो 1885 में हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब होती है, 1934 में। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी 1934 में होती है। जबकि सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर किया जाता है। देखो इधर, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हो रही है, 1934 में, लेकिन इससे बाद में अलग होके 1948 में सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। यहां पर दोनों अलग अलग है, यहां पर क्या है, दोनों अलग अलग है, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब देख लो दोनों अलग है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। और प्रश्न आ जाए सोशलिस्ट पार्टी, ओनली सोशलिस्ट पार्टी का आ जाए, तो 1948 में स्थापना होती है। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर ही बनाई जाती है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है ना। सोशलिस्ट पार्टी 1948, ज्यादातर आपको यही याद रखना है, सोशलिस्ट पार्टी 1948। फिर भी प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे से देख लेंगे। देखो सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी दल के जो प्रमुख राजनेता थे वो है, एक तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये प्रमुख राजनेता थे किसके, सोशलिस्ट पार्टी के। इन सभी राजनेताओं को देख लेंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख है, उनको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजवादी दल की कुछ विशेषताएं भी है। ये कैसा दल था, यह दल किसानों और मजदूरों का समर्थन करता था। यह दल किसका समर्थन करता था, किसानों का, मजदूरों का। सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि पता चल गया कि समाजवादी है और समाजवादी दल, समाजवादी विचारधारा, कांग्रेस की भी समाजवादी विचारधारा किसानों मजदूरों को समर्थन करती थी। तो यहां भी जो समाजवादी दल है वो किसका समर्थन करता है,
किसानों का और मजदूरों का। यह दल अमीरों और जमींदारों की आलोचना करता है। यह दल ऐसे कहता है कि अमीरों की आलोचना कर रहा है, जमींदारी प्रथा का विरोध कर रहा है और किसानों का समर्थन कर रहा है। यह दल लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का समर्थन करता है। इनको देख लेंगे अच्छे से, इनकी विशेषताएं भी। यदि ज्यादातर विशेषताएं पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है, या तो संबंधित राजनेता पूछता है, फिर भी पूछ ले तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यदि बड़ा प्रश्न आ जाए तो लिखना ही होता है। आगे चलते हैं। भारतीय साम्यवादी दल, या हिंदी में हिंदी में तो है भारतीय साम्यवादी दल, इसी का नाम अंग्रेजी में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसे ही हम क्या कहते आए हैं, सीपीआई। इसी को हम क्या कहते हैं, सीपीआई। देखो सीपीआई क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है। भारत में 1920 के दशक में रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस में बोल्शेविक क्रांति 1920 के दशक में होती है। क्रांति से प्रेरित होकर साम्यवादी समूह अस्तित्व में आए, मतलब भारत में भी साम्यवादी समूह अस्तित्व में आते हैं। देखो सीधी मैं बात करूं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में होती है, 1941 में। और किससे अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर। यहाँ भी ये समाजवादी दल है, इसकी स्थापना भी कांग्रेस से अलग होकर ही होती है। देखो इधर दिसंबर 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या स्थापना कब होती है, दिसंबर 1941 में। प्रमुख राजनेता देखे तो ए के गोपालन, है ना, ऐसे डांगे, ईएमएस नंबूद्रिपाद, इसके बारे में तो हम देख भी चुके हैं। केरल के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे ये, है ना, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया। इसमें एक या दो ये याद कर लेना, कभी कभार मिलान करने वाले आ जाए तो अलग बात है, बाकी इनको एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें ये दो, ए के गोपालन और ईएमएस नंबूद्रिपाद, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं, है ना। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना है, वो विशेषताएं क्या है। सीपीआई की विचारधारा था कि 1947 में जो देश को आजादी मिली है वो सच्ची आजादी नहीं थी। ये सीपीआई कह रही है कि 1947 में जो भारत को आजादी मिली है वो सच्ची आजादी नहीं मिली है। सीपीआई द्वारा साम्यवाद का समर्थन किया गया। सीपीआई प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और कितनी सीटें मिली थी, 16 सीटें प्राप्त हुई थी पहले आम चुनाव में। ये हम चर्चाएं प्रथम आम चुनाव 1952 में कर चुके हैं। सीपीआई का विभाजन हो गया 1964 में। ये प्रश्न आया हुआ है कि सीपीआई का विभाजन कब हुआ, 1964 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मैं कह दूं तो सीपीआई एम के नाम से नया दल बन गया, मार्क्सवादी। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारत कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और लग गया, इसके अलग होकर नया दल बनाया गया। प्रश्न आ सकता है कि 1964 में सीपीआई का विभाजन होकर नया दल कौन सा बना, तो सीपीआई एम, एम का मतलब यहां मार्क्सवादी है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषताएं हो गई। आगे चलते हैं, भारतीय जनसंघ। यहां से भी प्रश्न हर बार, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ दल से तो हमेशा प्रश्न आता ही है कुछ ना कुछ, चाहे इसकी स्थापना पूछ ले, चाहे इसके संस्थापक पूछ ले, चाहे इसके कोई सदस्य पूछ ले, या फिर इसकी कोई विशेषताएं पूछ ले, है ना। देखो इधर, भारतीय जनसंघ दल की स्थापना होती है 1951 में, अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके संस्थापक जो है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके संस्थापक कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रमुख राजनेताओं की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधो, इन तीनों को अच्छे से देख लेंगे। प्रमुख तो हमें पता चली गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि भारतीय जनसंघ दल के ये क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। 1951 में इसकी स्थापना 2 या 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3 भारतीय जनसंघ दल लगा के आगे चलते हैं। इसकी विशेषताएं है, जो ये भी पूछा गया प्रश्न है, विशेषताओं का पहला ही, है ना। यह दल एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता है। ये एक बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा दल है जो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के सिद्धांत को समर्थन करता है, तो इसमें क्या आएगा, भारतीय जनसंघ दल आ जाएगा। ठीक है, यह दल भारत पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने के पक्ष में था, इसको देख लेंगे। इस दल ने भारत अपने परमाणु हथियार तैयार करें की सिफारिश की, क्योंकि चीन ने कब कर लिया था, 1964 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। इसलिए यह दल ऐसे कह रहा है कि भारत भी अपने परमाणु हथियार क्या करे, तैयार करे, क्योंकि चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। इसलिए यह दल कह रहा था बार बार भारत सरकार को कि आप भी परमाणु हथियार तैयार करो। भारतीय जनसंघ दल 1952 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीता था ये, है ना, और 1957 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक है, इसको भी एक बार अच्छे से देख लेंगे। आगे चलते हैं, भारतीय जनसंघ दल का वर्तमान स्वरूप क्या है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, 6 अप्रैल
1980 को। बस इसको ऐसे देख लेंगे कि भारतीय जनसंघ जो दल था, है ना, जो जनसंघ दल है, उसी का वर्तमान स्वरूप क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाजपा, जिसको हम कहते हैं भाजपा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाजपा की स्थापना कब होती है? 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, ये भारतीय जनसंघ दल ही भाजपा बन जाता है बाद में आगे जाके। ठीक है, देख लेंगे इसको भी, ये प्रश्न भी पूछा गया है, पूछ सकता है। भाजपा की स्थापना या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? 6 अप्रैल 1980 को। और ये किसकी जगह बना था? भारतीय जनसंघ दल की जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी जो पार्टी है वो स्वतंत्र पार्टी है। यहाँ से प्रश्न आने की जीरो संभावना है, क्योंकि इसको अब की बार हटा दिया गया है। अब की बार क्या है, इसको पिछली बार भी थोड़ा हटा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार 1% बन गया था, तो एक बार नॉर्मली देख लेंगे, लेकिन 0% है यहाँ से प्रश्न आने की संभावना। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना होती है। संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे, है ना। प्रमुख रणजी रंगा के, मुंशी मीनू मसानी थे। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इस पार्टी को भी ऐड कर दिया है। इस दल इस दल ने इस दल ने का समर्थन किया राज्य नियंत्रण। इस दल ने, लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्य से मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, है ना। इस दल ने समर्थन किया, यहां देखेंगे, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। इस दल ने किसका समर्थन किया? राज्य से राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया अहस्तक्षेप, राज्य का अहस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, राज्य के नियंत्रण से बाहर हो। ठीक है, इस दल ने, यह प्रश्न पूछा गया था एक बार। इस दल ने सार्वजनिक क्षेत्र की जगह निजी क्षेत्र को अपनाने पर बल दिया है। थोड़ा बहुत इसको भी देख लेंगे, आगे चलते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, आज हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व में जो पहला व्यक्ति है वो है अब मौलाना अब्दुल कलाम। मूल नाम इनका है अब्दुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। ये भारत विभाजन के विरोधी थे। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बस यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री से पूछा जा सकता है, तो ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राजकुमारी अमृत कौर, है ना, ये गांधीवादी विचारक थी, महिला थी। यह भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। इसका भी बस ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं प्रमुख व्यक्तित्व, ये आपके दूसरे अध्याय से ही है। कहीं आप ये सोचो सर ये कहां से आ गए, ये अध्याय 2 में से ही है। प्रमुख व्यक्तित्व मतलब जो उस अध्याय में प्रमुख व्यक्तियों को बता रखा है, वो मैंने अलग से बताया है, आपको अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। तीसरा जो प्रमुख व्यक्ति है इस अध्याय में, है ना, तो उसमें है आचार्य नरेंद्र देव। इसको हम पढ़ भी चुके हैं सोशलिस्ट पार्टी में, है ना। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्या थे ये? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक से। भाई केडी सर के द्वारा संचालित है। कौन सी क्लास है? केडी क्लासेज। ठीक है, केडी क्लासेज। तो आप इसको यूट्यूब पे जाके सर्च करके सब्सक्राइब कर दो। आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को देखो, यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी होती है। यह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र मजदूर दल के क्या थे? ये संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर। तो यह आ सकता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए 1951 में संविधान सभा की मंत्री परिषद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। 1956 में इन्होंने क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो यहां पर भी कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखते हैं। आगे चलते हैं। रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। ठीक है, देखो इधर, यह भारत के प्रथम क्या थे? संचार मंत्री। बस इनको याद क्या करना है इनमें एक दो में, तो देखो यहां पर तो क्या है, भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दो। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, है ना। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम। इनके ये यहां से बन सकते हैं प्रश्न, है ना।
तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे। संचार मंत्री की बात करें तो रफी अहमद किदवई थे। ठीक है, यहाँ पर भी प्रमुख व्यक्तित्व से पूछेंगे तो यही आएगा, है ना। आगे चलते हैं। ए के गोपालन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यानी कि यहाँ कौन सी पार्टी है, सीपीआईएम में शामिल हो गए। ये एक के गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसके बाद में किस में शामिल हो गए, मार्क्सवादी पार्टी में। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, यह भारतीय जनसंघ दल के सदस्य थे। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। इन्होंने समग्र मानववाद, ये प्रश्न आया हुआ है, समग्र मानववाद का सिद्धांत किसने दिया, तो दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समग्र मानवतावाद, है ना। मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया, दीनदयाल उपाध्याय ने। लास्ट जो है, आगे नहीं है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रमुख व्यक्तित्व में लास्ट है। यह भारतीय जनसंघ दल के क्या थे, संस्थापक थे। यह हिंदू महासभा के राजनेता थे। इन्होंने कश्मीर स्वायत्ता, कश्मीर को स्वायत्ता देने को क्या किया, विरोध किया। बस इतना सा इसमें तो महत्वपूर्ण जो है, ये भारतीय जनसंघ दल, ये भारतीय जनसंघ दल के क्या थे, संस्थापक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसी के साथ ये अपना अध्याय समाप्त होता है। आपने पूरी क्लास ली है ना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं हर एक अध्याय से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब की बार बन सकते हैं, है ना, अब की बार जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो रेगुलर क्लास वाइज लेके आऊंगा, अध्याय वाइज लेके आऊंगा, है ना। अध्याय 1 के कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न है वो लेके आऊंगा, अध्याय 2 के कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न है वो लेके आऊंगा, है ना। और आपसे बिल्कुल लाइव चर्चाएं करेंगे। आपको मैं बता दिया जाएगा कि आप बस शेड्यूल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके या वहां जाके आप चेक करते रहना कि लाइव क्लास कब आएगी। मैं यहाँ पर एक या दो दिन पहले पोस्ट भी डाल दूंगा अपने यूट्यूब पे कि आपको पता रहे कि क्वेश्चनों को लेकर मैं कब क्लास लेके आ रहा हूं, ताकि आप सब लोग लाइव आए और लाइव आके आंसर दे, लाइव चर्चाएं करेंगे बिल्कुल फेस टू फेस। आप मेरे सामने बस मैसेज करते रहना, मैं आपके सामने रहूंगा। तो बस आप रेगुलर लेके आने वाला हूं मैं जल्दी ही क्लास भी। तो ऐसे समझ लेना कि आपका ये टेस्ट रहेगा। अपना जो चैनल है के डी क्लासेज, है ना, लास्ट में 11 लिखना है आपको। इसको आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक किया करो। आप क्लास लो तो, है ना। और रेगुलर में, अब रेगुलर आपकी क्लासें शाम 5 बजे आ रही है। कितने बजे, शाम 5:15 पे। ठीक है, तो शाम 5:15 PM पे आप लाइव आ जाया करो और क्लास को ले लिया करो, है ना। प्राइमर रखता हूं मैं वीडियो को, तो आप आराम से ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में लिख लिया करो, या साथ साथ लिखते हुए चल दिया करो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करें हमारे चैनल को, केडी क्लासेस को। राधे राधे।